हाय दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक बार एनसीईआरटी का हिंदी 10th क्लास का मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। और आई होप कि आपने इससे पीछे वाला जो चैप्टर मैंने डाला था 4 पार्ट आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का, तो आपने उसे एंजॉय किया होगा। और आज का मेरा रहेगा गिरिजा कुमार माथुर जी का जो है चैप्टर, और मैं उसे आज आपके सामने पढ़ाऊँगा। और आई होप कि आपको जो है ये वीडियो बढ़िया लगेगा, समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मेरा वही 2 सेक्शन में रहेगा। फर्स्ट हाफ लगभग आपका 20 मिनट तक मैं राइटर के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद सेकेंड 25 से 30 मिनट आपका चैप्टर पे चलूँगा। तो नाउ स्टार्ट, आप इंजॉय कीजिए और देखिए, है ना। और थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा तो आप पेशेंस रख के देखिए, क्योंकि बहुत सारी बातों को यूँ शॉर्ट करके समझाना आसान नहीं है। कम से कम एक बार तो आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर रिवीजन टाइम में आप अपने स्टाइल से जितना शॉर्ट करके पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पाठ का नाम लिखा देता हूँ, है ना। पाठ, आज का पाठ है, पहले लिख लीजिए, है ना, हिंदी। अच्छा हाँ, एनसीईआरटी लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जैक वाले के लिए नहीं है, ये आपका जैक में भी चल रहा है, सीबीएसई के लिए भी है ना। क्योंकि मैं इसीलिए एनसीईआरटी लिखता हूँ क्योंकि बुक को समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट हाफ में आज का पार्ट मेरा रहेगा, पार्ट है, आप लिख लो, पार्ट है 7। पिछला मैंने पढ़ाया था 4, और पार्ट का नाम है, बहुत सुंदर नाम है, ठीक है, छाया मत छूना। ठीक है, चैप्टर का नाम है छाया मत छूना, है ना। ये और ये क्या है, ये है काव्य। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको कहा था कि मैं पहले काव्य का सीरीज चलाऊंगा, फिर उसके बाद गद्य का चलाऊंगा। तो ये काव्य है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट हाफ में अब हम लोग गिरिजा कुमार माथुर जी के बारे में जान लेंगे, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले भी कहा था कि आप जितना भी देख लीजिए कंपटीशन एग्ज़ाम में साहित्यकार से भी पूछा जाता है। साहित्य तो है ही, लेकिन साहित्यकार के बारे में जानकारी भी पूछा जाता है। और यदि आपके सिलेबस में, यदि एनसीईआरटी में अगर आपका सिलेबस में अगर साहित्यकार को मेंशन किया है, तो बखूबी आपको ये मान लीजिए कि इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एनसीईआरटी एक एक अक्षर जो है बिना इम्पोर्टेंस को नहीं लिखती है, या बिना इम्पोर्टेंस अपने बुक में अंकित नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका राइटर देख लेंगे, है ना। इनका राइटर है गिरिजा कुमार, है ना, माथुर। गिरिजा कुमार माथुर कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। तो फर्स्ट हाफ में आपको पहले मैं लेखक के बारे में समझा दूंगा, है ना। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म जो है सन 1918 ईस्वी में जन्म, जैसा मैं पढ़ाता हूँ, है ना, उसी अंदाज में जन्म है सन 1918 ईस्वी। अब आप इसे, इस ईस्वी को पहले समझिए, ये ईस्वी है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पिछले सिलेबस में भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस चीज़ को आप पकड़िए। ये कौन सा काल है? ये है ब्रिटिश काल है, यानी भारत अभी तक क्या है, सबसे पहले ब्रिटिशों का यहाँ पे कॉलोनी है, ब्रिटिश उपनिवेश है। और उस समय हमारा समाज कैसा था, आज से आप देख लीजिए, आज लगभग 2020 का बात है, हम लोग 2020 में चल रहे हैं, और ये इनका जन्म 1918 में है। ठीक है, तो इनकी परिस्थितियां भी तो इनके साथ ही चल रही है ना, इन्होंने जो अपने आप में भोगा, जो अपने जीवन में देखा होगा। ठीक है, तो इनकी साहित्य रचना भी कुछ इसी तरह से रहेगा। उसके बाद है राज्य लिख लीजिए, राज्य है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है ना, कभी कभी आपको पूछ देता है ये सम्मान कहाँ मिलता है, व्यास सम्मान है, फिर से बिहार सरकार सम्मान बांटती है ना, कबीर सम्मान है, तो ये सब आपको जानना होगा। ये लिखा है प्रारंभिक से मध्य प्रदेश में। अच्छा हाँ, अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा। अब
ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तो फिर हम ये यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। फिर वही होगा कि रट लेंगे, समझ लेंगे और लिख देंगे। लेकिन यदि आप इसे थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अपने जीवन में उसका उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य, अगर उसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा लेखक के बारे में समझिए, क्योंकि एनसीईआरटी यूं ही नहीं मेंशन किया होगा। शिक्षा बता रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा झांसी से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। यानी टोटली इनका जो शिक्षा का केंद्र मतलब राज्य रहा वो कहाँ रहा, उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने क्या क्या शिक्षा हासिल की, तो एमए किसमें, अंग्रेजी में, ठीक है, एमए अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ठीक है, एमए अंग्रेजी में। उसके बाद एलएलबी, और आप जानते हैं कि ये लॉ का पढ़ाई होता है, तो लॉ का किया। और कहाँ से किया, तो ये लखनऊ से किया, लखनऊ, हाँ वही नवाबों का शहर लखनऊ से, है ना। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, जैसा कि मैं यहाँ पे इंडिकेट कर ही रहा हूँ कि ये क्या है, आपका एलएलबी वकालत का पढ़ाई है ना। तो ये शुरू में क्या बताए कि वकालत किया। उसके बाद में आकाशवाणी व दूरदर्शन में कार्यरत हुए। अब देखिएगा, एमए अंग्रेजी किए थे, एलएलबी किए थे, वकालत किए, लेकिन वकालत में इंटरेस्ट ना रहकर इन्होंने अपना क्या और किया, अब यहाँ पे देखते हैं कार्य, इनका कार्य क्षेत्र है ना, कार्य क्षेत्र में इसको शामिल कर सकते हैं। क्या था, तो आकाशवाणी, आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी और दूरदर्शन। अच्छा हाँ, ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये सिंपल में आप ऐसे समझ लीजिए, रेडियो और टेलीविज़न, क्योंकि बहुत सारे को कंफ्यूजन हो जाता है कि दूरदर्शन क्या है, आकाशवाणी क्या है। तो ये भारत सरकार का दोनों ही मतलब संस्थाएं या भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन आकाशवाणी का मतलब रेडियो हो गया और दूरदर्शन का मतलब टेलीविज़न, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या किया, अपना काम किया, अपना योगदान दिया। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचना है, ठीक है। जब हम जान रहे हैं कि ये राइटर है तो इनकी रचनाएं भी जानना होगा। तो रचनाएं है ना, तो कौन कौन है, नाश और निर्माण, ठीक है, नाश और निर्माण। टाइटल देखिए कितना अच्छा है, यानी कि एक तरफ बिगाड़ना और एक तरफ बनाना, यानी नाश और निर्माण। धूप के धान, शिला पंख चमकीले, शिला पंख चमकीले, भीतर नदी की यात्रा। अच्छा हाँ, इनका ये काव्य, अच्छा हाँ, ये सब सारे जो हैं, देखिए सबको लिखना संभव नहीं है, तो मैं जब रीडिंग डाल देता हूँ या मैं जब किताब से आपको देख के बोलता हूँ तो आप नोट भी कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़, ये कोई वीडियो गाने का नहीं है, कोई मैं संदेश नहीं दे रहा हूँ। तो कृपा करके जब भी आप पढ़ने बैठते हैं और आप वाकई में 10th का एस्पिरेंट है, यानी 10th इस बार आपको लिखना है, तो आप अपने साथ कॉपी वगैरह, पेन वगैरह विद्यार्थी की तरह ज़रूर लेकर बैठें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं, नोट नहीं करिएगा, तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो जो भी 10th के विद्यार्थी होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे एकदम रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम साथ में लेकर बैठें और नोट करें। और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में देखें, 10 मिनट देखें, मन नहीं किया थोड़ा रेस्ट लिए, 2-4 मिनट के बाद फिर देखें, फिर मन नहीं किया फिर समय निकाल के देखें, लेकिन जब भी देखें जो 10th के विद्यार्थी हैं वो ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। और मैंने बताया है कि एनसीईआरटी बुक के लिए आप ऑनलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इनका और 2-4 बुक है, लेकिन ये सारा क्या है, काव्य है। उसके बाद है जन्म कैद नाटक, इनका नाटक एक है, ठीक है, क्या है, जन्म कैद, है ना। और उसके बाद क्या है, नई कविताएं, सीमाएं और संभावना, यानी आलोचना, एनालिसिस, है ना। उसके बाद है नई कविता के कवि। अब देखिए इनका क्या कर रहा है, नई कविता, यानी कविता का जो है एक नया शैली, एक नई शैली। जैसे मैंने बताया था कि भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में भी कई शैली है। जैसे अगर आप कविता पढ़ते हैं तो कुछ कविता होता है प्रश्न शैली में, ठीक है, कुछ कविता होता है आपका आलोचना शैली में, है ना, कुछ कविता कभी कभी बातचीत के शैली में भी है, लेकिन वो कविता है, ठीक है। और जैसे आप कालिदास का अगर पढ़िएगा तो वो एक विवरण है,
विवरण भी होता है, यानी कविता का कई महत्व है। तो ये क्या है, एक नई मॉडल का कविता पेश कर रहे हैं कवि में, यानी जो साधारण जो आदमी का जो मन में बैठा हुआ है कि कविता जो है एकदम राइम होना चाहिए, एकदम उसकी लयबद्ध होना चाहिए, वैसा वो कोई बात नहीं है। तो क्या इनको बोला जा रहा है, नई कविता के कवि है ये, ठीक है। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि आप जैसे कविता लिख रहे हैं तो उसमें शब्द का तो इम्पोर्टेंस होना ही चाहिए, प्लस उसमें जो है उसका लय, उसका रूप, उसका सौंदर्य भी आना चाहिए, ठीक है। विलक्षणता यानी बोलते हैं ना लक्षण और विलक्षण, यानी एकदम शुद्ध रूप से विलक्षण होना चाहिए, एकदम अच्छा वाला। फिर क्या है, चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं, यानी अगर किसी चीज़ का विवरण कर रहे हैं तो वातावरण के रंग, जैसे आकाश नीला है, भोर चमकीला है, ये सब क्या है, ये रंग है। कविता में अगर हम बोल दें भोर का तारा या लाल गुलाबी, तो ये सब कविता में क्या है, रंग का काम करता है। यदि हम किसी स्त्री का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं और उसके काले केस की बात ना करें तो वो कविता में आपके सामने वो उभर कर नहीं आएगा। केस कैसे हैं, काले हैं भाई, केस तो सफ़ेद भी हो सकता है, कई रंग का हो सकता है, लेकिन बेसिकली क्या है, काले, घनघोर काले बादल। तो ठीक इसी तरह ये कह रहे हैं कि कविता में रंग भी भरना है। वो मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मक संभव कर सके, यानी कहने, अभी मैंने कहा ना राइम, यानी तुक नहीं मिलाना है। अगर संभव है तो आपका शब्द शैली, भाषा शैली, वही राइम बैठा देगा, ठीक है। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। अभी देखिए क्या बोल रहा है, भाषा के रंग, भाषा के रंग। अब आप सुने होंगे भाई भाषा का क्या रंग है, हिंदी तो आदमी बोलता है, नहीं। अगर हम किसी के सामने कोई बात कह रहे हैं, उसमें कल्पनाशीलता है, उसमें रंग है, तो समझिए उसकी जो है इम्पोर्टेंस है, उसमें कलर आ रहा है। तो भाषा के दो रंग इसमें मौजूद है। वह जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर शब्द वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। देखिए दो चीज़ है, एक तो बोला रोमानी, ठीक है। रोमानी का मतलब कह सकते हैं कि इस दुनिया से पार जाकर, इस दुनिया के पार के थिंकिंग के सोचकर कि मैं उससे मिल रहा हूँ आकाश में, उसके साथ में विवरण, मतलब इस टाइप से। आप दूसरी तरफ क्या है, क्लासिकल मिजाज, यानी जैसे आप कालिदास का अगर कविता पढ़ेंगे मेघदूतम, तो वो लंबी लंबी पंक्ति में लिखा हुआ है। चाहे आप सबसे बड़ा उदाहरण बांग्ला का साहित्य में आप देख सकते हैं, गीतांजलि जो लिखा हुआ है, वो भी एक मतलब कविता का पूरा सार जब तक नहीं नीचे तक पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। और कुछ होता है कि दो लाइन पढ़े और समझ में आ रहा है कि ये लाइन क्या है। तो इस टाइप के क्लासिकल मिजाज, यानी उनके पास दोनों क्षमताएं हैं। एक तरफ जहाँ ये रोमानी भी कह सकते हैं छोटे छोटे शब्द में, जैसे तुम्हारे केस, जैसे कि बादल, तुम्हारे गाल, जैसे कि भोर की किरण, तो वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े शब्दों में भी क्लासिकल मिजाज में कर सकते हैं। जैसे क्लासिकल गाना सुनिए आप, जब तक पूरी पंक्ति पूरी ना हो जाए आपको गाना नहीं समझ में आएगा। और अभी हिप हॉप गाना सुनिए आप, या जो नए ज़माने के गाना है, दो लाइन में बात समझ में आ जाएगी, है ना। अब थोड़ा सा कविता, अब ये हो गया गिरजा कुमार माथुर जी का, है ना, ये इनका व्यक्ति परिचय हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इनको एक कैटेगरी में रखा गया कि नई कविता के नए शैली में लिख रहे हैं, कविता में रंग डालने का ये अपना क्षमता रखते हैं। प्लस इनका ये जो व्यक्तिगत जीवन है, कहाँ जन्म, कब जन्म लिए, कहाँ लिए, किस काल में लिए, ठीक है। फिर क्या शिक्षा रहा, है ना, कार्य क्षेत्र रहा। फिर इनका अच्छा दो चीज़ इम्पोर्टेंस है, ये आपको शिक्षा तो नहीं पूछता है बेसिकली, शिक्षा बिल्कुल कम ही चांस है कि कभी पूछे। कार्य क्षेत्र पूछ सकता है कभी कभार, लेकिन रचना और जन्म, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंस है। आप इसे एकदम भूलिए मत, एकदम लिख कर चलिए, ठीक है। आप अगर इसे भूल जाइएगा तो फिर मतलब आपका जो है पूरा चैप्टर, कभी भी कहीं भी आप कंपटीशन दीजिएगा तो इनका नाम, जन्म और रचनाएं, रचना तो एकदम अगर सबसे पहले कोई आएगा तो वो VVI में लेखक की रचनाएं आती, ठीक है।
दोनों चीज है। तो व्यक्ति के पास अपना गुण है, या तो रचना पढ़ के इनको बारे में समझ लीजिए, या इनके बारे में आप एक एग्जाम्पशन लगा सकते हैं कि रचना कैसी होगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चैप्टर अब स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का पर हम थोड़ा बात कर लेंगे, है ना। मिट गया ये छाया। ठीक है, थोड़ा लाइटिंग का दिक्कत है, तो आप तक अगर क्लियर नहीं भी जाए, ठीक है, तो थोड़ा मेरा साथ दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द आपके बीच लाइटिंग के साथ और अच्छे से क्लासरूम को डेकोरेट कर सकूँ, मेंटेन कर सकूँ। थोड़ा फिलहाल में है ना। तो सबसे पहले ये छाया मत छूना पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए, क्योंकि कविता को लास्ट में पढ़ना बहुत आसान है अगर आप इसे समझिए। अब यहाँ पे है छाया। अब एक मीनिंग अगर छाया का देखें तो देखेंगे एक व्यक्ति होता है। अच्छा हाँ, व्यक्ति का ही बार बार हम बता रहे हैं, कोई भी वस्तु भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है। जब इस पे किसी भी तरह का प्रकाश पड़ता है, जनरली हम मान लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो इधर इसकी छाया बनेगी, एक ये छाया होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये छाया बात किया जा रहा है, ये छाया प्रयोग किया गया है व्यक्ति के अतीत पर, व्यक्ति के अतीत के लिए, अतीत। अच्छा, व्यक्ति के भी कह सकते हैं, समाज के लिए भी कह सकते हैं, समाज के अतीत। ठीक है, समाज का अतीत, समाज का अतीत, है ना। यानी यहाँ जो छाया का मीनिंग है वो है अतीत, चाहे आप इसे जिससे भी जोड़ लीजिए। तो ये छाया का मतलब ये वाला छाया यहाँ नहीं है, ये छाया है आपका अतीत। और सीधा सीधा ये दो शब्द है कि मत छूना। क्या है? मत छूना। अगर अब इसको हम अच्छे से लिखें तो क्या लिखाएगा? अतीत को मत छूना। ठीक है, ये अच्छा। अब सीधा सीधा आपको ये समझ में आ रहा है कि अतीत को मत छूना, छाया मत छूना के मतलब अतीत को मत छूना। ठीक है, तो चैप्टर का ये मूल सारांश है। कहता है कि कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की परिस्थितियां हैं। ठीक है, दोनों की परिस्थितियां विद्यमान रहती है। सही बात है, कभी हम खुश होते हैं, कभी नाराज भी होते हैं, कभी उदासी भी आती है। जिंदगी ऐसे भी बोलते हैं क्षण भंगुर है ना। कब क्या चलता है कोई मतलब। भंगुर का मतलब होता है टूट जाने वाला या टूटने वाला, बिखरने वाला। ठीक है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे भंगुर, ब्रिटल बोलते हैं जिसको, है ना। तो भंगुर टूटने वाला, क्षणिक क्षणिक यानी पल पल में टूटने वाला। तो ऐसी जिंदगी भी है, दोनों ही चीज उपस्थित है, दुख भी है सुख भी है। विगत के सुख को याद कर कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को गहरा करना तर्क संगत नहीं। ये चीज समझिएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि खास करके यहाँ पे भी जो कविता में शामिल किया है, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करते हैं, लेकिन महिलाओं में ये प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है कि विशेष करके वो जब मायके से जब ससुराल चली जाती है, शादी हो जाता है, तो वो अपने बचपन को बार बार बैठ के ससुराल में याद करती है कि भाई मेरा वो जीवन अच्छा था, मैं वहाँ पे ज़्यादा खुश थी, मैं वहाँ पे बहुत अच्छा थी, यहाँ पे मुझे ये नहीं मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, पिता का प्यार नहीं मिल रहा है, भाई नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कभी यही आपको सलाह देना चाह रहे हैं कि आप इससे अपने वर्तमान को जो है ख़त्म कर रहे हैं। और सही बात है, जो अतीत में जीता है वो ना वर्तमान में बन पाता है, ना भविष्य के लिए हो पाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा कह रहा है कि भाई अतीत तो देखना है, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। खास करके उसमें वर्तमान के दुख को के साथ तो बिल्कुल तुलना मत कीजिए आप अतीत के सुख के साथ। ठीक है, यानी अतीत में आप कितना अच्छा थे, वर्तमान में आप क्या हैं ये देखिए। जैसे बहुत आदमी कहते थे हमारे पिताजी राजा थे, हमारे पिताजी नवाब थे, आज हम ये। अरे भैया, आपके पिताजी नवाब थे, आप थोड़ी नवाब हैं। आप अभी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जैसे होता है ना कि नवाबी हम तो ये करेंगे नहीं, हम तो ये रहेंगे नहीं। जैसे होता है इंजीनियरिंग कर लिया, अब तो हम कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, हम तो एक टाइम आईआईटी के एकदम गोल्ड मेडलिस्ट थे, हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम ये क्यों करें?
आज आपकी परिस्थितियां कैसी है ये समझिए। लेकिन यहाँ ये सब बात केवल उदाहरण है, असली बात जो मैंने बताया कि महिलाओं की स्थिति को ये आगाह कर रहे हैं, ठीक है। और ख़ास करके जो मैंने आपको मायके और ससुराल का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, उस चीज़ को ये जो है अपनी कविता के माध्यम से कह रहे हैं। ऐसे ये हर एक व्यक्ति पे लागू हो सकता है, हर एक लोग पर लागू हो सकता है, आप पे भी, हम पे भी, किसी अन्य पे भी, आपके मित्र पे भी। लेकिन यहाँ अतीत के गहरा संबंध जो है समाज के महिलाओं से क्या, इसलिए मैंने दो चीज़ लिखा, व्यक्ति के अतीत और समाज का अतीत, ठीक है। हमारा समाज का अतीत कैसा था, हमारा वर्तमान को हम नहीं सोचेंगे। जैसे में एक इसके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि समाज में अभी भी कई कुरीतियाँ सिर्फ इसलिए है कि हम मान के चलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो समाज के अतीत से आज हम वर्तमान को खराब कर रहे हैं। जैसे दहेज प्रथा, इस चीज़ को पर भी लोगों को सोचना चाहिए, है ना। कवि के शब्दों से इससे दूर होना दुख दुगना होता है। क्या होता है, कवि का ये शब्द जो है कहता है कि अगर अतीत के सुख को, अतीत के सुख को, ठीक है, इसको मिटा देते हैं नहीं तो घिच-पिच हो जाएगा। अतीत के सुख को अगर वर्तमान, ठीक है, वर्तमान के दुख के साथ तुलना करने से दुख क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना, 2 गुना, दुगना, यानी 2 गुना, ये गणित वाला नहीं, दुगना हो जाता है, यानी जो है उससे। और कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा आता है, खास करके जो स्त्री जीवन में, ये तो बिल्कुल एकदम 100% सही है कि जब मायके से ससुराल पहुंचती है तो ससुराल में ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसी है, ऐसे कुछ परिस्थितियां भी वैसी बनती है। ऐसा नहीं है कि हम महिलाओं को ही सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन महिलाओं में ये मानसिकता अधिकतर होती है कि उनको थोड़ा शुरू सामंजस्य बिठाने में तकलीफ होता है। तो उनके लिए ये बोला जा रहा है, हमारे लिए भी है कि हम अतीत के सोचे कि हम इस स्कूल से पढ़े हैं, आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो आज हम दुख होंगे और दुख और बढ़ जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो सबसे पहले करें कि आप छाया मत छूइए, नहीं तो आपका दुख क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की उपेक्षा, कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या करें कि विगत के सुख को काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता। सीधा मतलब है, अतीत में हम ये थे, वो थे, फलान थे, ये वो कर रहे थे, इतना पोस्ट पर थे, ये यहाँ था, मेरा तो इतना था, मेरे जागीर इतनी थी, मेरे खानदान इतने नामी थे। इस बात से संबंध रखने से अच्छा है कि आप अपने वर्तमान को स्वीकार कीजिए, अपने वर्तमान को फेस कीजिए, अपने वर्तमान से स्ट्रगल कीजिए और आगे बढ़िए। उससे कहीं गुना अच्छा है। उससे आप पलायन कीजिए, पलायन मतलब भागिए आप उससे। अतीत में आप क्या थे इस चीज़ को छोड़िए, वर्तमान में आप क्या हैं इससे रूबरू होइए। रूबरू यानी उससे एकदम फेस टू फेस मिलिए, देखिए, उसको समझिए कि क्या हो रहा है। अतीत में मत सोइए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। क्या कहती है कविता, कह रहा है कि भाई आप अतीत को छोड़िए, वर्तमान से बनिए और भविष्य के लिए जो है आप कुछ कीजिए और कुछ करने का कोशिश कीजिए। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायों में भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना। ये टॉपिक मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपसे समय लेता हूँ। इस लॉकडाउन के काल में इस चैप्टर से 2 मिनट आपको मैं निकाल रहा हूँ। इस लॉकडाउन के काल से एक चीज आप देखे होंगे, आत्महत्या, ठीक है। आत्महत्या का जो केस है बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा।
कारण बहुत सारे हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आत्महत्या का केस बहुत बढ़ रहा है। कारण आप सुनिए, बहुत सारे कारण हैं। आप एक विदेश के मतलब फॉरेनर हैं जो आत्महत्या पे स्टडी किए हैं, करीबन करीबन 30 से 35 हज़ार स्टडी में उन्होंने एक चीज़ देखा कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेता है तो वो इस स्थिति पर पहुंचने लगता है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कई स्टार, कई कलाकार, ठीक है, कई और भी लोग, छोटे छोटे बच्चे 20 साल 22 साल के लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं, रोजाना समाचार पत्रों में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी बनता है कि वो अतीत में इतना मशगूल होते हैं कि वर्तमान की उपेक्षा करते हैं और भविष्य में चिंता हो जाते हैं। वर्तमान में आप पढ़ाई नहीं कीजिए, भविष्य का कल्पना कीजिए कि आपका बहुत अच्छा परसेंट आएगा। वर्तमान में आप सोचिए कि हम 9th में टॉप किए थे, अबर तो करेंगे, लास्ट में परिणाम अगर आपके विपरीत आ गया तो कई बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कई बच्चे गार्जियन से भाग रहे हैं, कई बच्चे अपने आप से भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है कविता का। और आज भी देखिए, ये कविता भले ही कभी लिखी गई हो, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता है, आज भी ये उतना ही रिलेवेंट है। इंग्लिश में बोले तो उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रिलेवेंट है जितना ये लिखा गया होगा। तो आपने अतीत को भूलिए मत, लेकिन अतीत में डूबिए भी मत। कवि का ये साफ साफ आपके संदेश है आपके लिए, है ना। कविता में रोमानी भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। कविता में क्या है, और रोमानी यानी कल्पनाशील, थोड़ा सा उस बाहरी दुनिया का, जैसे स्वर्ग नरक कहते हैं हम लोग को, कोई तो देखा नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं कविता पर। अच्छा हाँ, जिनको भी ये वीडियो लंबा लग रहा होगा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, एक बार वो पॉज करें, 2 मिनट का ब्रेक ले, घूम ले, थोड़ा सा फ्रेश हो ले, फिर इस वीडियो को देखें। क्योंकि आपको मैं कष्ट तो ज़रूर दूंगा, थोड़ा लंबा देखने के लिए मजबूर करूंगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि यदि आप एक बार देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो आपकी कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रतिक्रिया से ही मुझे आगे मेहनत भी मिलेगा। तो अब मैं सीधा सीधा कविता पर आता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको कवि का परिचय, कविता का मूल भावना दोनों समझाया, और अब मैं सीधा सीधा आपको कविता बताने जा रहा हूँ। कविता में ऐसा नहीं है कि मैं रट के आया हूँ या मुझे याद है, मैं आपके एनसीईआरटी बुक से ही देख रहा हूँ। उसी पंक्ति को मैं धीरे धीरे आपके सामने पढ़ूँगा, ठीक है, और आप उसे धीरे धीरे सुनेंगे। मैं बिल्कुल धीरे धीरे ही पढ़ूँगा। छाया मत छूना मन होगा दुख दुगना, जैसा कि मैंने इस पंक्ति में बताया था। यहाँ छाया किसका बात बोल रहा है, अतीत। ठीक है, अतीत। तो साफ साफ संदेश है कि भाई आप अतीत को मत छूइए, वरना आपका मन क्या हो जाएगा, दुगना दुख से भर जाएगा। अभी अगर आप दुख है तो और दुख हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। कहते हैं कभी कि हो जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जिनका मतलब सुधियाँ यानी कि हाल रहता है, बहुत अच्छा रहता है, सुहावनी रहता है। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, यानी हमारे याद हैं, उन यादों का जो छवि चित्र है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुलंत के फूल याद की बनी चांदनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुलंत के फूलों की याद बनी चांदनी। अब आप इसे एक ऐसे व्यक्ति से कल्पना कीजिए, सपोज कीजिए कि एक वृद्ध स्त्री जो है, आप एक मन में कल्पना करके एक ताना बुनिए कि एक वृद्ध स्त्री या बूढ़ावस्था की स्त्री, यानी कम से कम 50 से 55 वर्ष, ठीक है, 50 से 55 वर्ष की एक स्त्री है। इसे इस भाव से समझिए।
स्त्री का मैं इसलिए ले रहा हूँ कि समाज में सबसे उपेक्षित स्त्री ही है। 50 से 55 वर्ष की स्त्री है, ये अपने जीवन में पुत्री भी रही, ठीक है, बहन भी रही हो, पत्नी रही, ठीक है, पत्नी रही, फिर मान लीजिए सास रही, ठीक है, क्या है, सास रही, उसके बाद दादी रही। मान के चलिए ये सब क्या है, हमारे जीवन में रिश्ते के पड़ाव हैं। आज मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ, फिर पिता हूँ बनूंगा, फिर किसी का मैं कुछ बनूंगा, तो ये रिश्ते का एक पड़ाव चल रहा है। सपोज कीजिए कि 50 से 55 वर्ष की स्त्री है जिसका बचपना बहुत सुखी से गुजरा था, यानी जब वो अपने पिता के घर थी बहुत मतलब खुशी खुशी थी, लेकिन जब वो अपने पति के घर एक पत्नी के रूप आई, यानी विवाहिता बन के आई, तो उसके अनुरूप सपोज कर लीजिए कि सास या उसके पति उसके अनुरूप, और उस पल से वो दुखी, आज भी दुख है और वो बैठ के सोच रही है। तो कभी कह रहे हैं कि भैया आप इस स्थिति को इतना मत डूबिए, आप वर्तमान में रहिए और वर्तमान को जी लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके घर के महिलाएं भी ऐसे बहुत होंगे कि हमेशा अपने मायके के याद में रहते हैं या फिर अपने पुराने जीवन की याद में रहते हैं, या जो नए नए ब्याह होते हैं, आप देखे होंगे नए नए वैवाहिक जीवन में कि शुरुआती कुछ समय तक ठीक रहते हैं, लेकिन फिर पतियों का भी यही हाल है, पुरुषों का भी यही हाल है। मैं ऐसा नहीं कि मैं फेमिनिस्ट के खिलाफ हूँ, मैं बल्कि मुझे स्त्री के लिए और ज़्यादा सम्मान चाहिए समाज में। मैं खुद कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उपेक्षित है, ठीक है। फूल सी एक छुअन बनता, पाउच करो। अब आपको अगली पंक्ति पर ले चलता हूँ। छाया मत छूना मन होगा दुख दुगना। पहले कभी आपको कह रहा क्या दे रहा, हिदायत दे रहा है, आपको आगाह कर रहा है कि आप छाया को मत छूइए, मन को अपना दुख को और दुगना मत कीजिए। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया। क्या कह रहा है, यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही तू दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यानी कहने का मतलब है, एक ऐसी व्यक्ति की कल्पना की जा रही है कि ना उसके पास यश है, क्या है, यश कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा है ना, यश प्रतिष्ठा, ठीक है, सम्मान, ठीक है, ये सब किसी व्यक्ति के पास अब नहीं है, जो पहले कभी हुआ था या रहा था, और इसको पाने के चक्कर में, अपने पूर्व समय को पाने के चक्कर में वो खूब दौड़ा, और जितना ही दौड़ा उतना भरमाया। अच्छा हाँ, ये दौड़ना का कदाचित यहाँ पे वो मतलब नहीं है कि एक रेसर जो है ये दौड़ रहा है। यहाँ दौड़ने का मतलब है किसी भी चीज के पीछे पड़ने, भागने का मतलब किसी भी चीज़, जैसे कि मेरे को कुछ चीज़ पाना है, मेरे को जी मेंस निकालना है या जी एडवांस निकालना है, या फिर मैं चाहता हूँ कि CSE निकालूँ, तो मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, ठीक है, दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं जितना दौड़ रहा हूँ पछता रहा हूँ। तो ठीक उसी तरह से ये क्या है कि भाई ये चीज़ आप जो पाने के चलते भाग रहे हैं, जो कभी आपके पास होता था, लेकिन आप जितना दौड़े उतना क्या है, भरमा रहे हैं। जैसे एक कहावत है कि हिरन के पास खुद ही कस्तूरी होती है, लेकिन हिरन वन में उसे पाने के लिए भागती है। तो आप वो हाल बिल्कुल मत कीजिए, आपके पास जो है उसे पहचानिए और उसको पाइए ना, इतिहास में मत आइए। प्रभुत्ता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, प्रभुत्ता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कहता है कि प्रभुत्ता का जो होता है, प्रभुत्ता यानी किसी भी चीज पर आपका दावेदारी या स्वतंत्रता आपका खुद हो, ठीक है, आपकी दावेदारी या आपकी स्वतंत्रता। जैसे भारत एक संप्रभुत्व देश है,
प्रभुत्ता है, उसकी खुद की वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता, उसका अपना अधिकार है। बोलते ना कि हमारे संप्रभुत्व को कोई कष्ट ना पहुँचाए, कोई क्षति ना पहुँचाए। ठीक है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजा। यथार्थ जो है, जो सच है, जो सच है, यहाँ पे यथार्थ का मतलब है, ठीक है, कविता में यथार्थ का जो मतलब आपको दिया गया है, ठीक ना, क्या है, जो है यथार्थ, यानी सच। जो सच है वो कठिन है, क्या है, बहुत कठिन है, बहुत मेहनत का है। जो यथार्थ है वो बहुत कठिन है, लेकिन आप इसका क्या कीजिए, पूजा कीजिए। क्या कीजिए, पूजा कीजिए। सच का पूजा कीजिए, वर्तमान को पूजा कीजिए, अभी आप है उसका पूजा कीजिए, अतीत में मत जिए। इसका पूजा कीजिएगा, यथार्थ को पूजा कीजिएगा, वर्तमान को पूजा कीजिएगा, आपको कुछ मिलेगा। अतीत के मान सम्मान, प्रतिष्ठा, संपत्ति, खानदान, कुल के बारे में आपको चर्चा करके कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज यहाँ पे आप इसको कल व्याख्या के तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा देश पहले क्या था, क्या रहा था और क्या हो है, ये सब नहीं, आज क्या है और आगे क्या होगा, इस पे हमें सोचना है। जैसे मैंने शुरू में ही लिखा था कि यहाँ पे अतीत की बात केवल एक का नहीं है, व्यक्ति के संदर्भ में भी किया जा सकता है, राष्ट्र के संदर्भ में भी किया जा सकता है, समाज के संदर्भ में भी किया जा सकता है। आज भी समाज को अपना रीति रिवाजों को, अपने कार्यक्रमों को पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास के सहारे बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दुगना। दुविधा हत साहस है, दुविधा हत साहस है, दिखता है पथ नहीं, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा क्या है, हत साहस है, यानी यदि हम दुविधा को दुविधा अगर हम कर ले किसी भी काम में, जैसे हम मान लिए कि हम एग्ज़ाम पास करेंगे के लिए, जैसे आप 10वीं का परीक्षा देने वाले हैं और आपको दो चीज़ है कि या तो आप सक्सेस हो गए, ठीक है, सक्सेस हो गए, या तो फिर आप फेल हो गए। तो पहले ही मन में एक दुविधा है कि हम साथ साथ फेल भी होंगे, तो ये आपका सक्सेस का प्रतिशत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो आपको दुविधा नहीं पालना है, ठीक है। दिखता है पथ नहीं, यदि आप दुविधा पाल लिए तो आपको आगे का रास्ता, यहाँ पे ठीक है पंथ लिखा है, यानी आगे का रास्ता आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे कभी भी क्या होता है कि कहीं कहीं हम लोग किसी मार्ग मतलब निकलते हैं जब सफ़र में, तो हम लोग पहले ही एजम्पशन कर लेते हैं कि अरे यार अब तो कुछ नहीं होने वाला, तो फिर आगे का हमको दिमाग में नहीं सोचता है, ठीक है। तो कभी भी बोलते हैं ना कि अचानक घटने वाली घटना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे का मार्ग दिखना बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह ज़िंदगी में कभी कभी जब अचानक कष्ट आ जाए, जैसे अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, तो ये पूरे विश्व पर अचानक आने वाला संकट है। कुछ लोग इसी में आपसे मैं बात किया कि कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जीवन से बोर हो जा रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं, कारण एक नहीं है। पर आप इस संकट से घबराइए मत, इस संकट से हम हैं, आप हैं, सब कोई एक दूसरे से जुड़े रहिए, आप अपने परिवार से जुड़े रहिए, कोई भी बात है तो उसे बताइए और वर्तमान को देखिए और भविष्य की तरफ बढ़िए, अतीत को मत देखिए। बहुत सारे जैसे कह रहे होंगे कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, लॉकडाउन नहीं रहता तो मेरा ये हो जाता, लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं ये कर लेता, तो ये सब बात आप व्यर्थ है, क्योंकि पूरी दुनिया इस संकट में फंसी हुई है, हम और आप अकेले नहीं हैं। तो कवि का इसीलिए मैंने कहा कि कविता आज भी प्रासंगिक है, आज भी रिलेवेंट है। अंतिम पंक्ति है कि दुविधा हत साहस से दिखता है पथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। एक चीज और समझिए, देह सुखी है पर मन का दुख का अंत नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए
अगर आपको शारीरिक समस्या है, कहने का मतलब है कि यदि मुझे कोई तरह का बीमारी है, यदि मैं किसी चीज़ से पीड़ित हूँ, तो मैं किसी चिकित्सक के पास जाऊँगा, उसका परामर्श लूँगा, दवाइयाँ लूँगा, सारे उसके बताए हुए नियमों का पालन करूँगा, तो हो सकता है कि शरीर का दुख जो है खत्म हो जाए। हो सकता है कि कोई बीमारी खत्म हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि कोरोना में आप 14 दिन क्वारंटाइन रहिए, डॉक्टरों की सलाह लीजिए, सरकार के द्वारा जारी निर्देशों को समझिए, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन यदि मन में ही कोई दुविधा हो, मन में ही अगर कोई परेशानी हो, मन की कोई बीमारी हो, तो उसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं। मन की बीमारी को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मन में आप बीमार मत होइए, मन में आप दुख मत लाइए। शरीर में दुख है तो ठीक है, मन को दुख हो गया तो ठीक नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि किसी कभी कभी आदमी का बोली जो होता है गोली से ज़्यादा असर करता है। तो वही चीज़ होता है कि गोली शरीर पे असर करता है, लेकिन गोली मन पे असर करता है। गोली शरीर को दुख देता है, लेकिन गोली मन को दुख देता है। और कभी बार बार कह रहे हैं कि शरीर का दुख का अंत है, लेकिन मन का दुख का अंत नहीं। इसलिए आप और हम मन में दुख मत पालिए। किसी से कुछ बात है, किसी से कोई शिकवा है, कोई गिला है, कुछ कहना है, कुछ कहलाना है, कुछ सुनना है, तो अपनी बात को स्पष्टता से रखिए। कहते हैं ना कि भ्रम का इलाज नहीं है, तो वो मन का ही दुख है। यदि कोई मन से ही कमज़ोर हो गया, तो फिर उसे दुनिया ताकतवर नहीं बना सकती। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जापान इतना क्षति होने के बावजूद भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखिए कितना तरक्की पर है। लेकिन आज हम या और हमारे बगल के पड़ोसी देश आज भी उसी क्रियाशीलता में पड़े हुए, आज भी वही स्थिति है। बहुत अच्छी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग मन से ही आज तक उभरे नहीं। हमारे मन में जातिवाद, धर्म, भेदभाव सभी कुछ भरे हुए हैं। तो मन का दुख का अंत नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे भी मन को दुख को हटाइए, सामाजिक तौर पे भी दुख को हटाइए। आज भी जाति प्रथा का दुख यानी जाति प्रथा का जो अंत है नहीं हो पाया है मन में। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। देखिए कितना अच्छा लाइन है कि दुख है न चांद खिला शरद रात। शरद, शरद का मतलब यहाँ है शरद रात, ठंडी। क्या है? ठंडी, ठंडी। ठीक है, ठंड है, ठंडी। ठीक है, ठंड यानी कि विंटर मौसम है ना, विंटर नाइट। विंटर नाइट में क्या हुआ कि क्या नहीं खिला? चांद नहीं खिला। क्या नहीं खिला? चांद। ऐसे कहते हैं कि अगर ठंडे का रात हो, चांद निकला हो, तारे हो और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, तो मौसम और सुहाना हो जाता है। तो जब शरद रात चला गया और चांद नहीं खिला, और दूसरी तुलना है कि जब बसंत ऋतु चला गया। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि बसंत ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हम विद्यार्थियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरस्वती पूजा है ना। सरस्वती पूजा धार्मिक है, लेकिन वैसे विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है शिक्षक दिवस, क्योंकि जहाँ से हम शिक्षा लेते हैं वो हमारे गुरु हैं और उनको हमको पूजना है। ठीक है। तो अपनी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, जो माने, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पे तो शिक्षक दिवस ही है। तो क्या कह रहे, दूसरा तुलना क्या है कि बसंत ऋतु में जब फूल नहीं खिला, जब बसंत ऋतु में फूल नहीं खिला तो बाद में फूल खिलकर क्या फायदा है। यानी इसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं आप कि सपोज कीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप 10वीं का एग्ज़ाम देने, और मैं हमेशा आप पे एग्जाम्पल दूंगा। सपोज कीजिए कि अभी आपका पढ़ने का उम्र है, पढ़ने का समय है, पढ़ने का उपयुक्त समय है, लेकिन आप उस समय को
प्रयोग नहीं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता में बदल नहीं पा रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। और जब आपके पास फरवरी और मार्च का महीना आएगा तो आप क्या करोगे? 7 घंटे 9 घंटे पढ़ोगे। इससे क्या होगा? आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। आप हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी अपीयर होने में दिक्कत हो जाए। तो क्या फ़ायदा है जब समय निकल गया और सफलता मिले? मान के चलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, अच्छा मेरे कोई एग्जाम्पल किसी विशेष व्यक्ति पे नहीं है, मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति का पूरा जवानी ख़त्म हो गया, 35 साल की उम्र में यदि वो कोई जॉब लिया, तो आप एक चीज़ सुनते होंगे जो सीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी है कि यदि आपको सीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप 26 से 25 से अगर 26 के बीच में क्लियर करते हैं तो आपका भविष्य उज्ज्वल है। ठीक उसी तरह यदि ज़िंदगी में मेरे को कुछ करना है और मेरा जॉब ही लगा 35 साल में, तो क्या फ़ायदा हुआ? यदि तो आधा लाइफ ख़त्म हो गई ना। तो आधा इसी तरह से मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपने अतीत में ही आधा जीवन जी लिया तो वर्तमान तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा और भविष्य में कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो आप ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, अपने वर्तमान को जिए। आज से इस कविता को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो आप अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि सबसे मूल्यवान चीज़ अगर कोई है तो आपका समय, और वो भी अभी का समय, ना पास्ट का और ना फ्यूचर का, कभी का, प्रेजेंट का। वर्तमान समय ही सबसे बड़ा समय है आपके पास। अब देखो, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कह रहे हैं कि भूत को जो नहीं मिला उसको छोड़ो और तुम भविष्य का वर्ण करो, भविष्य की कल्पना करो, भविष्य के बारे में सोचो। ठीक है, जो नहीं मिला उसको छोड़िए। मान लीजिए आप अपने जीवन में सोचे हैं अभी कि मैं आगे चल के आईएएस बनूंगा, अगर आईएएस नहीं बन पाए तो उसे छोड़िए, आप वर्तमान में आइए और भविष्य के लिए बात कीजिए कि अब आईएएस नहीं बनूंगा तो ये तो जरूर बनूंगा। ठीक है, तो इसलिए अतीत से आप बचिए, अतीत से जितना बच सकते हैं बचिए, लेकिन अतीत को भूलिए। मैं इसका सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, ना ही कभी अभी तक किसी भी पंक्ति में कहा है कि आप अतीत को भूलिए। बस ये है, अतीत में मत रहिए। छाया मत छूना, अंतिम पंक्ति है कि छाया मत छूना मन होगा तो। और ये कह के कवि अपना क्या कर रहे हैं, कविता का अंत कर दिया कि छाया मत छूना। फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि छाया मत छूना मन होगा तो दुगना। अतीत को देखोगे तो मन क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, मन का दुख दुगना हो जाएगा। तो आई होप कि आपको पूरा कविता समझ में आ गया होगा। कविता के बीच बीच में मैंने उदाहरण दे देकर आपको एनालिसिस भी समझाया, उसका विश्लेषण भी किया, और विश्लेषण करने के बाद अब मैं मान कर चलता हूँ कि यदि एक बार आप स्वयं से पढ़ेंगे, मेरे पढ़ाने से नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि केवल मेरे मेहनत से तो कुछ नहीं होगा, तो एक बार यदि आप अपने मेहनत से पढ़ लेंगे, आप एक बार यदि अपने अध्ययन कर लेंगे तो इस चैप्टर में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। अच्छा हाँ, जो मेरा हर बार का है, ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सॉरी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं डिजिटली आपको शो कराता, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। जिनके पास किताब है वो अपने किताब से मिलाइए कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही। तो मैंने आपको विवरण में बताया कि ना पास्ट का कोई बात सही है, ना भूत का बात सही है, ना वर्तमान भविष्य का। आपको कुछ करना है तो वर्तमान कीजिए। अतीत सच जो होता है वो हमेशा कष्टदायी होता है। सच ये है कि आज मेरे पास सुविधा नहीं है तो नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मान के चलूंगा कि मेरे पास ये था ये था ये था ये था। सच क्या है? कठिन है लेकिन परिणाम सुखद होता है। और भूत भले ही कितना सुखद हो लेकिन परिणाम दुखद देगा। ठीक है, तो यथार्थ का पूजन कीजिए, वर्तमान समय से आप जूझिए, वर्तमान समय से आप लड़िए और उससे जीत हासिल कर लाइए। ठीक है, उससे आप विजयी होइए। फिर है कि भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रभुता का मतलब हो गया अपना पर किसी चीज का पर अधिकार अपना। ठीक है, प्रभुता अपनी स्वतंत्रता, अपना कुछ ये है, जैसे मेरा घर है तो उसमें मेरा प्रभुता है। ठीक है, तो कहता है कि शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है।
सही बात है। आज यदि मेरा सांस रुक जाए तो मेरा ना मतलब मेरा ना ये दुनिया है, ना मेरे परिजन है, ना मेरे कुछ है। तो प्रभुत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रभुत्ता सिर्फ इतनी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए। आप मन से स्वतंत्र होइए, शरीर से स्वतंत्र होइए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर इससे ज़्यादा आप करते हैं तो मृग तृष्णा, मृग मने यहाँ पे मृग मने हिरण है ना, और तृष्णा का मतलब है यहाँ, ठीक है, तड़प या तड़प कह सकते हैं या भटका, ठीक है। जैसे कहे थे ना कि हिरण वन में खोजती है अब कस्तूरी के लिए, लेकिन कस्तूरी स्वयं उसके गर्भ में होता है, उसके खुद के शरीर में होता है, ठीक है। तो मृग तृष्णा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। क्या कह रहे हैं कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात क्या है, कृष्णा है। यानी कि कोई भी अंधकार आपके लिए सदैव नहीं है। ऐसे हिंदी में होता है ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण का जी का जन्म, अच्छा हाँ एक चीज और याद रख लीजिए, जैसे फुल मून नाइट और ब्लैक नाइट, तो हिंदी में उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है, ये हिंदी महीना है, बहुत बच्चे इसे नहीं जानते होंगे, और शुक्ल पक्ष, ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। कृष्ण पक्ष का मतलब जिसमें कृष्णा जी का जन्म हुआ था। कृष्णा जी का जन्म कब हुआ है, काली रातों में, यानी ये दौर जो चलता है वो चांद विलुप्त होता है, ये अमावस्या का लाने वाला अमावस्या, ठीक है, और ये इसमें चांद बढ़ता है और पूर्णिमा को होता है। तो कह रहा है कि कृष्ण में भी एक क्या है, पूर्णिमा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है। समझ में आ गया। तो हर काले साए में या हर दुख में एक सुख छिपा हुआ है, ठीक है, और आपको उसी दुख को पहचानना है, उसमें आपको ये नहीं करना। सोचिए भगवान श्री कृष्ण अंधेर में पैदे लिए, लेकिन पूरे दुनिया में आज जगमगा रहे हैं। छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कभी ने उसे छूने के लिए क्यों मना किया। मैंने चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में बोला है कि छाया का यहाँ मतलब क्या है, अतीत, क्या है, अतीत के संदर्भ में हुआ है। और क्यों मना कर रहा है कि अपना अतीत मत देखिए, क्योंकि हो सकता है किसी का अतीत बहुत दुखद हो, या हो सकता है किसी का अतीत बहुत सुखद है, वर्तमान दुखद है, ठीक है। तो आप अपने उस सुखद अतीत को देखकर वर्तमान दुख को और मत बढ़ाइए। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है कि कविता में विशेषण के प्रयोग में शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखे और ये लिखिए कि इस शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई। तो जैसे इसमें है आपका एक मृग